नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके लिए हमने कुछ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिवेट किए हैं। आप उन पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफाइड स्टॉक के ऊपर राय लेनी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक को लेकर आप कन्फ्यूजन में हो कि उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ अपडेट देने वाला हूं, जैसे कि न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ होगी किसी स्टॉक के बारे में, अगर अच्छी न्यूज़ आए तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और दोस्तों आपको पता है कि जब पहले मैं वीडियो बनाने से पहले मैं एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। इसमें जो टाइम लगता है वो लगभग 1 से 2 दिन लग जाता है। तो दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आई तो मैं टेलीग्राम के ऊपर पहले ही उसको डाल दूंगा। और अगर मान लो मैंने कोई वीडियो बना रखी है तो उसके अंदर मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी है, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कब उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप उन लोगों के लिए है जो टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम यूज नहीं, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें जो टाइम है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, मैं इसमें रेस्पॉन्स थोड़ा डिले करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ व्हाट्सएप। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो कैसे हैं। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और देखेंगे चार्ट के ऊपर कंपनी की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राइस फोरकास्ट की कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है, अगर नहीं खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। दोस्तों टाटा मोटर्स ये फिलहाल 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं तो 1 ईयर में इसने लगभग नेगेटिव में 33% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 ईयर की बात करते हैं तो लगभग नेगेटिव में 77% का रिटर्न दिया है। दोस्तों नेगेटिव के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है इसने इन्वेस्टरों का। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10 ईयर की तो 10 ईयर के अंदर भी कंपनी ने लगभग नेगेटिव में 35% का रिटर्न दिया है। तो मतलब अभी तक इसने किसी भी इन्वेस्टर को कमा के नहीं दिया है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी बुक वैल्यू है 208 रुपीज़ के आसपास। प्राइस अर्निंग रेशियो है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में थी। लास्ट 12 मंथ का प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं है। ईपीएस देख रहे हो आप नेगेटिव के अंदर 36 है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 0.49, प्राइस टू बुक रेशियो से तो कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और दोस्तों अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पी देखते हैं तो लगभग 10 के आसपास है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दोस्तों ईपीएस और पीई रेशियो है नहीं और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से उस कंपनी का जो आने वाली ग्रोथ है वो पता कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्च एंड के अंदर इसकी जो सेल्स थी वो लगभग 52,519 करोड़ रुपए थी। अगर हम एक्सपेंस देखते हैं तो 84,747 करोड़ के आसपास इसका एक्सपेंस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख पा रहे तो 7,771 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 2,500 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं 11 के अंदर तो लगभग 1,22,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स थी। और दोस्तों अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़ गया, 1,05,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आया दोस्तों, लगभग 16,817 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी ज़बरदस्त बढ़ा, 9,273 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 12 में देखते हो तो कंपनी की जो सेल्स है वो वहाँ पे भी अच्छी ग्रो किया, लगभग 1,65,000 करोड़ के पास सेल्स रही। एक्सपेंस की बात करते हैं 1,43,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस रहा। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी अच्छा इंक्रीज हुआ, 22,215 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों वो भी अच्छा ग्रो किया है पिछले साल से, 13,516 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 13-14 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 15 तक भी हम देख लेते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम 16 की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स रही लगभग 2,73,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स रहती है। एक्सपेंस की बात करते हैं 2,34,000 करोड़ के आसपास कंपनी एक्सपेंस रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं लगभग 38,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है।
और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों 11,500 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मार्च 10 से मार्च 16 तक कंपनी के जो नेट सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। आप ग्राफ के अंदर भी देख पा रहे हो। लेकिन मार्च 17 के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन हो गई, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस डाउन नहीं हुआ, आप देख पा रहे हो मार्च 16 और 17 की तुलना में एक्सपेंस बढ़ गया है। इससे क्या हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गया और नेट प्रॉफिट भी डाउन हो गया। अब बात करते हैं मार्च 18 की। मार्च 18 के अंदर कंपनी ने अपना जो नेट सेल्स है उसमें इंप्रूवमेंट किया, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और दोस्तों अगर नेट एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो भी बढ़ाया है, लेकिन इतनी जो नेट सेल्स बढ़ी है उसकी तुलना में कम बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो लगभग 29,812 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा है। लेकिन अगर मार्च 19 की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपनी की जो सेल्स तो बढ़ी हैं, 3 लाख करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स पहुँच गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की तो लगभग 2,77,000 करोड़ के आसपास कंपनी की एक्सपेंस था। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ठीक है 24,158 करोड़ का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी को जो नेट लॉस हुआ वो लगभग 28,826 करोड़, लगभग 29,000 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट लॉस हो गया। दोस्तों ये कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफ़ी 24,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन नेट जो लॉस है वो कंपनी ने 28,826 करोड़ के आसपास दिखाया है। दोस्तों इसके काफ़ी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी की इंटरेस्ट कितना है, लोन कितना ले रखा है, कंपनी ने कोई एसेट्स तो नहीं खरीदे हैं, तो ये सब आता है जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में, जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट, कंपनी के ऊपर काफ़ी है, कर्जा काफ़ी है, तो कंपनी इंटरेस्ट काफ़ी दे रही है। वहाँ पे कंपनी ने कोई एसेट खरीदा होगा या कंपनी की कोई जो प्रोविजन हो गया होगा किसी रीजन की वजह से, इन्होंने इसलिए कंपनी ने लगभग 28,826 करोड़ का लॉस दिखाया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस साल लास्ट 12 मंथ की बात करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी कम रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो इसलिए कंपनी की सेल्स कम रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वहाँ के अंदर भी कंपनी लगभग 12,000 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए कंपनी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो नेट से सेल्स है उसके अंदर ग्रोथ कितनी हो रही है, क्योंकि आप वैसे आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेल्स बढ़नी चाहिए, एक्सपेंस कम होने चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और नेट प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए, उनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो हम ये ग्राफ से दोबारा देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2011 की तो सेल्स में ग्रोथ हुई लगभग 32%। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 24, मतलब अच्छी बात है, सेल्स बढ़ी और एक्सपेंस की ग्रोथ कम रही सेल्स से। उसके बाद दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 116% बढ़ा, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वो ग्रोथ रही लगभग 261%। दोस्तों ये किसी भी कंपनी के लिए एक आइडियल रेशियो है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी की सेल्स 32% बढ़ी, एक्सपेंस कम रहा, सेल्स से अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सेल्स है उससे अच्छा बढ़ा और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी अच्छा बढ़ा। तो ये किसी कंपनी के लिए आइडियल सिचुएशन होती है। अगर कोई कंपनी ऐसे अपने जो एसेट्स है वो ग्रो कर रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखते हैं मार्च 2012 के अंदर कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ थी वो 36% थी, एक्सपेंस भी बराबर पहुंच गया है 36, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम ग्रोथ रही 32% रही। ये नेगेटिव है, क्योंकि अगर सेल्स है उससे ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करना ही चाहिए, तभी आपकी कंपनी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी 46% ग्रो हुआ, जो काफ़ी अच्छा है कि सेल्स ग्रोथ से नेट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर हम मार्च 13 के अंदर देखते हैं तो सेल्स रही 14% से, एक्सपेंस वहाँ पर बढ़ गया है 15% हो गया है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10% ही रहा है, ये नेगेटिव है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखो तो -27% गिर गया है, वहाँ पे जो पिछले साल बढ़ा था उससे 27% नेगेटिव में चला गया है। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 14 के अंदर देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ रही 23%, एक्सपेंस का ठीक रहा, इस बार 21% रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 42% रहा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 41% रहा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 रहा, सेल्स से ज़्यादा रहा और नेट प्रॉफिट 41 रहा, ठीक ठाक अच्छा रेशियो, ये यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च 15 की तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे नेट सेल्स
एक्सपेंस ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ लगभग बराबर है, 13%, 13%, 13%, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 0, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो 2014 के अंदर जितना प्रॉफिट होता था लगभग उतना ही प्रॉफिट 2015 के अंदर भी हुआ है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं मार्च 16 की, तो कंपनी की जो सेल्स है वो 4% बढ़ी, लेकिन जो एक्सपेंस है वो 5% बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा। इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई 2%, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% नेगेटिव में चला गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्च 17 की बात करते हैं, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% नेगेटिव में रही, एक्सपेंस 2% बढ़ा। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग नेगेटिव में 23% रहा, और नेट प्रॉफिट नेगेटिव में 36% रहा। यहाँ से कंपनी का जो काउंटडाउन है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 18 की, तो कंपनी सेल्स में अच्छा इंप्रूवमेंट करती है, 8% उसकी ग्रोथ करती है, लेकिन एक्सपेंस 9% ग्रो हो जाता है, यहाँ पे फिर नेगेटिव हो गया। और दोस्तों जो ऑपरेटिंग ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 1% बढ़ती है, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21% बढ़ती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। लेकिन मार्च 19 की बात करते हैं, सेल्स सिर्फ 4% बढ़ती है, एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, 6% हो गया है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डेफिनेटली गिर ही जाएगा, 19% से डाउन हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, 421% नेगेटिव में रहा नेट प्रॉफिट, क्योंकि इतना नीचे गिर गया, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चलेगी। और दोस्तों अगर अभी फिलहाल बात करते हैं लास्ट 12 मंथ की, तो कंपनी की सेल्स 14% से डाउन हुई है, और एक्सपेंस ग्रोथ 12% से डाउन हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे भी एक कंपनी नेगेटिव है, क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ आपकी 14% डाउन हुई है, तो आपकी जो एक्सपेंस है वो कम से कम 20% डाउन होनी चाहिए, तभी आपको लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, वो लगभग 26% डाउन रहा है, और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 58% डाउन रहा है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कंपनी के जो इश्यू क्या है। ये कंपनी का जो एक्सपेंस है ना वो ज़्यादा हो जाता है नेट सेल्स ग्रोथ से, तो ये कंपनी के लिए इशू है। आप देख पा रहे हो 2010 से और 2019 तक और 2020 के बारे में मैंने बता दिया है कि कंपनी के अंदर सबसे बड़ा इशू यही है कि कंपनी का जो एक्सपेंस ग्रोथ है उन सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो दिसंबर अगर क्वार्टर 17 से देखते हैं और मार्च 20 तक देखते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार कहीं भी ग्रोथ नहीं है। कभी कंपनी की जो ग्रोथ है ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन अगर दिसंबर के अंदर आप देख पा रहे हो तो कंपनी ने लगभग 26,992 करोड़ का लॉस दिखाया है, नेट लॉस लगभग 27,000 करोड़ का लॉस दिखा दिया। उसके बाद मार्च 20 के अंदर भी आप देख पा रहे हो 9,894 लगभग 10,000 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया है। तो मेन प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जैसा कि आप देख पा रहे हर क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव में है, लेकिन कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर जब नेट प्रॉफिट की बात आती है तो कंपनी लॉस के अंदर चली जाती है। तो ये इसलिए इशू है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है, कंपनी उसका इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट खरीदे होंगे, अपने कुछ एसेट खरीदे होंगे, तो उसके मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कंपनी मान ले आपने एक मशीन खरीदी, तो आप ऐसा नहीं है एक बार में उसको नहीं दिखा सकते, हर साल आप उसको दिखाते रहते हो कि भाई मैंने ये मशीन खरीदी, उसको यूज कर रहे हो आप, तो उसका आपको आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आप उसको दिखाते रहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे। तो इसलिए कंपनी उसको बार बार दिखा रही है, तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी लॉस दिखाया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके डेप्ट इक्विटी रेशियो को, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि कर्जा कितना है, बस अब इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 1.5 है, जो काफ़ी कर्जा है, काफ़ी वीक रेशियो है, क्योंकि अगर आप डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। बेसिकली 1 तो अगर किसी कंपनी का 1 है तो उसको माना जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी चले गए हैं, नेगेटिव में चले गए हैं, नेगेटिव में 9.45% चले गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो, दोस्तों करंट रेशियो भी कंपनी का काफ़ी वीक है। आपको पता है करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, दोस्तों वो है 0.85। दोस्तों किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए, या उससे ऊपर होता तो अच्छी बात है, लेकिन 2 तो होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी का जो करंट रेशियो 1 से भी नीचे है, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लगातार बढ़ रही है और करंट एसेट वो लगातार कम हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का नेगेटिव के अंदर है 4.45, मतलब ये भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ है कंपनी को, क्योंकि कंपनी अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ प्रमोटर के अंदर दिखाया गया है कि 42.39%, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग
टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 44.1%। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की, तो लगभग 490 एफआईआईज ने 16.84% होल्डिंग इसके अंदर ले रखी है। मतलब एफआईआईज का जबरदस्त इसके अंदर बिलीव है, इसके अंदर बुलिश है एफआईआईज। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो लगभग 45 स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 6.14% की होल्डिंग ले रखी है। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हो इंश्योरेंस कंपनी भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है लगभग 6.94, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है लाइफ इंश्योरेंस, लगभग 5.3% इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों NII की लगभग 27.19% की होल्डिंग NII के पास है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं प्रमोटर की, तो दोस्तों प्रमोटर तो आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल प्रमोटर है इस कंपनी के पीछे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों बिजनेस एनालिसिस तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कंपनी क्या बनाती है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी की जो बिजनेस है, कंपनी ट्रक्स बनाती है, व्हीकल्स कार बनाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी काफ़ी अच्छी अभी गाड़ी चाहिए हैरियर काफ़ी अच्छी है, नेक्सॉन काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी ट्रक भी बनाती है। और दूसरा नीचे आप देख पा रहे हो कंपनी मिलिट्री के अंदर भी काफ़ी एक्टिवली है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर कंपनी ट्रक बनाती है, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ बना के देती है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। कंपनी मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। उसके बाद दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों JLR, जगुआर लैंड रोवर। यहाँ पे कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सब मैक्सिमम चीज़ें यही देखी जाती है। कंपनी के जो ये JLR है ना, ये कितना प्रॉफिट कर रही है, ये काफ़ी आपने न्यूज़ में सुनी होगी, JLR ने इतना प्रॉफिट कर दिया, JLR की बिक्री कम हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये जो है जगुआर लैंड रोवर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के पास जगुआर है, जगुआर स्पेशल व्हीकल है और जगुआर क्लासिक है। ऐसे अगर आप देखते हो लैंड रोवर में, तो कंपनी के पास लैंड रोवर है, लैंड रोवर स्पेशल व्हीकल है और लैंड रोवर क्लासिक है। तो ये कंपनी के पास काफ़ी जो लग्जरी गाड़ी है उसका कलेक्शन है, जो आने वाले समय में ग्रोथ कर सकता है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ कर सकता है। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर हम अब बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की, दोस्तों मैंने इसका चार्ट लगाया लगभग 2006 से। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2008 की मंदी के बाद कंपनी ने 2009 में 24 रुपये से अपना बुल रन स्टार्ट किया, और ये हाई बनाती है लगभग 605 रुपए के आसपास हाई बनाता है। बीच में कंपनी ने थोड़ा डाउन ट्रेंड भी किया था, लेकिन उसकी लगातार ग्रोथ होती रही और कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हो कंपनी के अंदर शार्प फॉल आता है और कंपनी अपना लो बनाती है 280 के आसपास। लेकिन फिर उसके बाद वी शेप रिकवरी और कंपनी फिर 600 रुपये को टच करती है, लेकिन उसके बाद लगातार कंपनी में गिरावट रहती है और लो बनाती है 63 रुपये के आसपास। दोस्तों कंपनी ने बीच में वापस सर्वाइव करने की कोशिश की, दोबारा स्टॉक बढ़ा भी था, लेकिन अब कोरोना की वजह से कंपनी का जो स्टॉक वो संभल नहीं पाया और 63 का इसने लो बना दिया। फिलहाल ये 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो अगर कंपनी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो कहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो लगभग 148 के आसपास इसको एक काफ़ी बेहतरीन रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी 2010-2011 के अंदर भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, तो फिलहाल ये कंपनी के लिए अब रेजिस्टेंस बन गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का अगला जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 246 रुपये के आसपास है, और आप देख भी पा रहे हो कि लगभग 240 के आसपास कंपनी ने काफ़ी टाइम उसके लाइन के ऊपर अप डाउन किया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 314 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो वी शेप रिकवरी हुई है वो यहीं से इसके आसपास से हुई है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर कंपनी इसको तोड़ देती है तो कंपनी के अंदर फिर काफ़ी तेजी हो जाएगी और कंपनी एक नई कीर्तिमान की तरफ चली जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी इतनी ऊपर जाएगी कैसे। तो दोस्तों आपको पता है कि 148 कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है, तो उससे ऊपर कंपनी कैसे जाएगी, ये ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की कि कंपनी अपना सपोर्ट कहां पे ले सकती है, दोस्तों फिलहाल इसका जो लो है 63, उसके आसपास ही कंपनी की एक सपोर्ट है। अगर वहां तक कंपनी जाती है तो उससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। और दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, कोई भी एकदम 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि 63 नीचे भी जा सकती है। अगर मार्केट की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती है तो 63 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 63 के नीचे दोबारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों प्राइस फोरकास्ट इसका ठीक ठाक है। अगर हम लो रिटर्न देखते हैं तो नेगेटिव दे सकता है 1 ईयर के अंदर 36% का, और 65 रुपये के आसपास जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 63 के आसपास ये जा सकता है, इससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे ये प्राइस फोरकास्ट के अंदर भी बताया गया है। लेकिन अगर मीडियम रिटर्न देखते हैं तो फिलहाल ये 103 के आसपास जा सकता है,
0.49% रिटर्न दे सकता है, मतलब वो फिलहाल इसी प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है। और दोस्तों अगर हम हाई रिटर्न की बात करते हैं तो ये लगभग 241 रुपये तक जा सकता है और 135% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 1 साल के अंदर। दोस्तों ये एक प्राइस फोरकास्ट है, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार स्टॉक के ऊपर लोगों की क्या राय है, जो बड़े बड़े एनालिसिस है उन्होंने क्या प्राइस फोरकास्ट दी है। ये एकदम एक्यूरेट नहीं है कि आप एकदम उसको मान के चल दो ये तो एकदम 100% सही है और इसमें आप इन्वेस्ट कर दो। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि आने वाले समय में कंपनी के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करता हूं इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसका जो निर्णय है वो आप खुद कर सकते हो, आपको, क्योंकि आपको पता है कि पूरा सेक्टर एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पूरा सेक्टर एक बदल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे। तो आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन सा प्लेयर डोमिनेट करेगा मार्केट में, कौन सा नंबर 1 रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। कि अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स नंबर 1 रहेगा तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और बड़े प्लेयर आ जाएंगे जैसे टेस्ला हो गई या चाइनीज कंपनी काफी आ जाएंगी, तो इन कंपनियों पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा मार्जिन का, तो आप इसके अंदर खरीदारी ना करें। दोस्तों मेरा मानना ये है कि मैं अभी इसके अंदर होल्ड करूंगा, रुकूंगा, कि अभी इसके अंदर खरीदारी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे इस सेक्टर के बारे में क्लियरेंस नहीं है, इसको पता नहीं है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में क्या होने वाला है। तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता कि आंख बंद करके इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इस सेक्टर के बारे में आने वाले समय में क्या होगा, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।